तो अ, जैसा कि कल जो भी हम लोग पढ़े थे उसमें एक चीज़ तो डिसाइड हो गया था कि बैंक ने जो भी एचडीएफसी बैंक था उसने कंपनी ए का वैल्यूएशन 1000 करोड़ का लगाया था, है ना। ये हमारा बैंक हो गया एचडीएफसी, और ये हमारा कंपनी हो गया ए, और हमारा वैल्यूएशन था 100 CR का। आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग। वैल्यूएशन जो था वो 1000 करोड़ का लगा हुआ था, ठीक है। और मैंने बताया था कि बैंक जो है वो कंपनी ए से पूछती है कि आपको रिक्वायरमेंट कितने पैसे का है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपका आईपीओ लेकर के आएंगे। तो कंपनी बोलती है कि मेरे को 200 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये जो 200 करोड़ हुआ ना, ये हमारा हो गया इशू साइज, ठीक है। इसे हम इशू साइज कहते हैं। अब यहाँ तक तो कंपनी और जो भी बैंक है वो लोग डिसाइड किए कि हाँ वैल्यूएशन और आईपीओ 200 करोड़ का मेरे को लेकर के आना है। अब कल में एक क्वेरी था आपका कि आई लॉट साइज कैसे डिसाइड होता है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो चीज़। तो देखिए, आप अगर एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई एक्सपीरियंस इस चीज़ का नहीं है कि आप आईपीओ कैसे ले करके आओगे, ठीक है। बट जो बैंक है उसको प्रायर इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कि वो किस तरीके से मतलब जो भी सेबी का नॉर्म्स होता है, बीएससी एनएससी का नॉर्म्स होता है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, कंपनी एक्ट होता है, वो बैंक्स ज़्यादा बेटर समझते हैं, ठीक है। और जो प्रायर वो आईपीओज ले करके आए हैं कंपनी का, तो वो बैंक्स के पास वो एक एक्सपीरियंस होता है। बट जो कंपनी है, मान लो आप एक कंपनी खोल रहे हो, तो आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि हम वैल्यूएशन कैसे करें, इशू साइज या फिर लॉट किस तरीके से डिसाइड करें। तो ये बैंक ही डिसाइड करती है। बट वो कंपनी के कुछ लोगों को अपने कंसेंट में रखती है, उससे बातचीत चलते रहता है कि हाँ इस तरीके का काम होगा, ठीक है। तो ये जो इशू प्राइस डिसाइड हुआ ना, इशू साइज डिसाइड हुआ 200 करोड़ का, ठीक है। अब इसके बाद बैंक बोलती है कि हम आपके कंपनी का, ठीक है, लेट से 1 करोड़ शेयर, 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर मार्केट में लेकर के आएंगे। 200 करोड़ ना वैल्यू हो गया आईपीओ का, ठीक है। और जो मैं ये 1 करोड़ बता रहा हूँ, ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ठीक है। तो 1 करोड़ शेयर वो मार्केट में ले करके आएंगे, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ शेयर मार्केट पे आ रहा है, ठीक है, और इशू साइज 200 करोड़ का है, तो ऑब्वियसली हर शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा, ठीक है। एक शेयर का प्राइस 200 होगा तो 1 करोड़ शेयर का प्राइस हमारा 200 करोड़ हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ना एक डाउट भी बहुत लोगों को आता है। जैसे कि मान लो कि एक शेयर का प्राइस 200 रुपया हो गया, ठीक है। तो आप लोग में सोच सकता है, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे पास 400 रुपया है तो मैं दो दो शेयर खरीद लेता हूँ इस कंपनी का, जब आईपीओ आएगा तब। या फिर कुछ बोलेंगे कि मेरे पास 1000 है तो मैं 5 शेयर खरीद लेता हूँ। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, बैंक्स क्या डिसाइड करते हैं कंपनी के साथ म्यूचुअली, ठीक है, कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ, मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी में वो शेयर्स अलॉट करेंगे बायर को, ठीक है। और उसी फिक्स्ड क्वांटिटी में ही शेयर्स को ना बाय या सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो वो जो फिक्स्ड क्वांटिटी होता है ना, उसी को हम लोग लॉट साइज कहते हैं, ठीक है। मान लो कि ये लॉट साइज ना 50 डिसाइड कर दिया गया, ठीक। मतलब 50 क्वांटिटी एक लॉट में रहेगा आपका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक बात आता है हमारा, ठीक है, कि 50 क्वांटिटी डिसाइड कर दिया गया है। ये इसलिए डिसाइड किया गया कि कुछ लोग ऐसा ना करे कि 2 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी बाय कर ले रहे हैं। ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है 50 क्वांटिटी। बट ये आईपीओ के बाद ना बदला भी जा सकता है, वो कंपनी और बैंक मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपने अगर इंडेक्स में कभी ट्रेड किया होगा पास्ट में, तो देखा होगा कि उसमें पहले बैंक निफ्टी का 25 क्वांटिटीज आते थे, फिर 15 आते थे, आज के डेट में 30 हो गए हैं।
उसी तरह से निफ्टी बैंक्स में भी, निफ्टी 50 में भी आपका 75 है, पहले 50 था। तो वो आगे जा करके मार्केट में लॉट लिस्टिंग होने के बाद ना ये चेंज भी किया जा सकता है, बट इस टाइम पे हम एज ए एग्जांपल 50 डिसाइड करते हैं कि 50 क्वांटिटी पे एक लॉट साइज इनका डिसाइड हो चुका है, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, ये जो लॉट साइज है 50 क्वांटिटी एक एग्जाम्पशन बता रहे हैं आप, इसका कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर है या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग बैंक डिसाइड कर लेती है कि इसका लॉट साइज ये रखेंगे? नहीं, ये तो म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा ना। जैसे मान लो कि आपको तो ये 200 किसी करोड़। भी कंपनी का कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है? देखिए, हो सकता है कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हो, ठीक है, बट इस टाइम पीरियड में मेरे को भी ये चीज़ नहीं पता है कि हाँ सेबी का क्या नॉर्म्स है या फिर कंपनी एक्ट में क्या चीज़ है। बट इस चीज़ को सिर्फ इक्वली डिसाइड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक लॉट साइज डिसाइड कर दिया जाता है, जो कि बैंक्स ही करते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से जी। करते हैं, वो क्या प्रोसेस है, वो मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। वो तो टेक्निकलिटीज में वर्किंग तो जा सर, करके ही। ये जो मेन बोर्ड के आईपीओज आते हैं जिनका लॉट साइज छोटा होता है, 15 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 9 क्वांटिटी का, जो कि 13-14 हजार के अंदर एक लॉट मिल जाता है, उसको तो सेल करने के लिए आप कम भी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, उसमें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। बट बाई करते समय, मतलब जब आप बिडिंग करते हैं तब तो वो एक लॉट ही लेगा, हाँ। बट जब आपको सेल करना होता है तो वो 1, 2, 3, 4 क्वांटिटी भी सेल ले करने की अपॉर्चुनिटी देता है। बट एसएमई जो होते हैं जिसके अंदर हम 1,40,000 50,000 तक अमाउंट चला जाता है, जिसकी क्वांटिटी ह्यूज होती है, उसमें वो सेल करने का ऑप्शन नहीं देता है आपको। मतलब क्वांटिटी कम नहीं कर सकते आप, वो पूरा लॉट ही सेल होगा अगर आपको लॉट हुआ तो। अच्छा जी, अभी जैसे अच्छा, कि कुछ है क्या एसएमई इसके है, पीछे? मेन बोर्ड है, ठीक है, इक्विटी है, डेट है, ये टाइप्स ऑफ आईपीओज होते हैं, ठीक है। इसमें किस तरह का वर्क होता है वो आगे बताया जाएगा अभी, ठीक है। अगर मान लो मैं अभी एसएमई में आ जाऊंगा, मेन बोर्ड में आ जाऊंगा, तो बहुत लोग न्यू हैं इसमें, उन लोग को हो सकता है कि नहीं पता होगा उस चीज़ के बारे में। जैसे ठीक है सर, ओके। तो वो अभी मैं आगे थोड़ी देर में बतलाता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है सारे में, और क्यों इस तरीके से कुछ क्वांटिटी सेल कर सकते हैं या फिर किसी में नहीं कर सर सकते हैं। क्वेश्चन आया माइंड में तो मैंने पूछ लिया, हाँ इसको हाँ, पिक नहीं कर ठीक लीजिएगा है, जब ओके। वहां पे जाएंगे तो, ठीक है? ओके ओके। ओके, थैंक यू। तो ये लॉट साइज ना डिसाइड कर लिया गया कि 50 क्वांटिटी का बाय या सेल हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जितने लोग भी यहाँ पर हो, ठीक है, आप मान लो ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप कोई बाइक, कार या फिर मोबाइल जो भी होता है, एक सेकेंड हैंड फोन लेने के लिए या फिर बाइक लेने के लिए जाते हो 10 लोग। तो उसमें से ना एक कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ इस बाइक का प्राइस 50,000 रहेगा, ठीक है। बट हो सकता है उनमें से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये 52,000, या फिर कुछ बोलेंगे कि 48,000 के आसपास मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो मार्केट में ना पर्सन बाय पर्सन वैरी करता है सबका, कि हाँ इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कम बैंक ने तो डिसाइड कर लिया कि मैं 200 करोड़ का आईपीओ लेकर के आ रहा हूँ, कंपनी का वैल्यूएशन 1,000 करोड़ का है, और इसका जो फ्लोर प्राइस है, ये जो 200 रुपया मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो कंपनी डिसाइड करती है, एक सेकेंड, ये फ्लोर प्राइस कहा जाता है, ठीक है। ये फ्लोर प्राइस कहा जाता है। क्या ये मार्केट में एक्सेप्टेड होगा, मतलब उसको एक्सेप्ट करेंगे सभी लोग या नहीं करेंगे, इस वजह से कंपनी ये बैंक क्या डिसाइड करती है ना, कि एक प्राइस रेंज दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 200 से 220 का एक प्राइस रेंज दिया जाता है, जिस प्राइस रेंज को ना हम लोग प्राइस बैंड कहते हैं अपने स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में, ठीक है। ये प्राइस बैंड दिया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कि कंपनी का वैल्यूएशन बैंक ने 200 करोड़ लगाया हो, बट और भी मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बायर हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया था, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जो प्रोविडेंट फंड चलाते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो लोग भी शेयर्स आईपीओ में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी डिसाइड करते हैं कंपनी का वैल्यूएशन अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो बैंक हुआ एचडीएफसी ना, वो एक प्राइस बैंड या फिर प्राइस रेंज दे दिया जाता है मार्केट में, ताकि अगर 200 या 210 के भी आसपास में मार्केट में एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो वो प्राइस पे ही उस कंपनी का वैल्यूएशन लगाया जा सके, ठीक है।
तो इस वजह से ना आप जब भी देखोगे, आप आईपीओ आगे जब मैं बताऊंगा कैसे बिड करना है क्या है नहीं है, तो वहां पे आप देखना ना कि प्राइस रेंज दिया रहता है, ये प्राइस बैंड दिया रहता है। हो सकता है 180 से 200, 200 से 220, मिनिमम 20% का उसमें डिफरेंस रहता ही रहता है, ठीक है। तो एक हो गया फ्लोर प्राइस, एक हो गया आपका प्राइस बैंड, और ये जो 220 आया ना आपका, ये हो जाता है हमारा कैप प्राइस बोला जाता है इसको, ठीक है। ये हमारा होता है कैप प्राइस, जो कि मैक्सिमम प्राइस डिसाइड किया जाता है बैंक के थ्रू, कि इस प्राइस पे इस प्राइस तक ही ये प्राइस बैंड को रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो अभी क्लियर है ना आप सभी को? ठीक है, तो ये जो जी हमारा सर। ये जो हमारा 200 से 220 तक का प्राइस बैंड है ना, इसको हम लोग एक टर्म देते हैं, ठीक है। ये एक टर्म होता है बुक बिल्डिंग, ठीक है। ये सारा टर्म्स ना आप जब आईपीओ अलॉट करोगे तो उसमें सारा चीज ये मेंशन रहेगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बुक बिल्डिंग, ठीक है। बुक बिल्डिंग इशू करके ये आता है। यही चीज अगर हम फॉरेन में जाए ना, तो ये जो मैंने 200 रुपया लिखा है ना, वो सिर्फ एक ही प्राइस दिया जाता है फॉरेन में, ठीक है। उसको फिक्स्ड प्राइस कहा जाता है। तो हमको वहाँ का पढ़ने का तो उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग इंडियन मार्केट का पढ़ रहे हैं। तो ये प्राइस बैंड दिया जाता है जिसको हम लोग बुक बिल्ड इशू कहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए दिया जाता है, जैसे मैंने अभी को बताया, कि हो सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हों, तो जो प्राइस, जो वैल्यू बैंक ने लगाया है, क्या उसको वैलिडेट किया जा रहा है मार्केट में? अगर नहीं तो हो सकता है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये 200 से 220 हो सकता है, उसी तरह से 180 से 200 का भी हो सकता है ये। तो अगर मार्केट में उसका वैल्यू कम लगता है, मान लीजिए 190 के आसपास लगता है, तो इस वजह से ये एक रेंज दिया जाता है ताकि मार्केट में भी उसको एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ तक ना हम समझ रहे थे कि हाँ, मार्केट में वैल्यूएशन किस तरीके का होता है, किस तरह का फ्लोर प्राइस रखा जाता है, किस प्राइस पे आईपीओ को लाया जाता है, क्या लॉट साइज होता है, किस तरह से डिसाइड होता है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, तो हमारे ना लगभग 3 से 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स अभी करेंटली मार्केट में हैं, ठीक है। जिसमें पहले आते हैं हमारे क्यूआईबीज, ठीक है। ये आप खुद से लिख लेना, so इसका लॉन्ग टर्म फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। इसके अंदर, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर बैंक्स, जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो जो एफआईज जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कि एफआईज ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया मार्केट से, बहुत दिन से कंटिन्यू विड्रॉ कर रहे हैं, वो क्यूआईबीज के अंदर ही आते हैं। इंश्योरेंस फंड जैसे एलआईसीज हो गए, ठीक है, ये भी क्यूआईबीज के अंदर आएंगे। पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स, ठीक है, ये सारे क्यूआईबीज के अंदर आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा कैटेगरी हमारा होता है एनआईबीज का, एनआईबीज का, या फिर NII, जिसे हम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ये कौन होते हैं? जिनके पास, ठीक है, मैं पहले एक और टर्म आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको ये समझने में आसान होगा। थर्ड में हम लोग आते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स, तो रिटेल इन्वेस्टर्स तो हम हो गए, ठीक है। एक हो गए एनआईबीज, एक हो गए क्यूआईबीज। एनआईबीज होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है, या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं ना, कोई इंस्टीट्यूशन के नहीं होते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास मार्केट में अपने फैमिली का, या फिर जैसे होता है ना हिंदू, हम लोग जो हिंदू फैमिलीज हैं वो लोग ज्वाइंट फैमिली होते हैं, ठीक है। तो उस फैमिली में हो सकता है कि 4-5 अर्निंग लोग होंगे, तो वो अच्छा अर्न करते होंगे। हो सकता है कि मंथली उनके घर में 20 लाख 25 लाख रुपया हर मंथ आता होगा। तो वो एनआईबीज के अंदर आते हैं, जिनको हम लोग या तो HNIs बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके घर पे काफ़ी पैसा है, या एक ही इंडिविजुअल है उनके पास काफ़ी पैसा है, तो वो एनआईबीज या फिर एनआईआईज के अंदर आते हैं। और थर्ड हम लोग हो गए जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपनीज ना एक और कैटेगरी लेकर के आती है, जो एम्प्लॉयज कैटेगरी होता है, ठीक है।
एम्प्लॉयज कैटेगरी होता है या फिर शेयर होल्डर्स कैटेगरी होता है एक। ठीक है, जो साथ में ही चलता है एक तरीके से। ठीक है, शेयर होल्डर्स कैटेगरी होता है। अब जो बैंक्स है, वो सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या फिर जो भी कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ना एक कोटा डिसाइड करके रखती है। ठीक है, जो भी आईपीओ आ रहा है, मान लीजिए 2,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, ठीक है, तो इस पे जो क्यूआईबीज होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ 50% के लिए ही, 50% ऑफ शेयर के लिए ही बिड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एनआईबीज 50% के लिए कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो 35% के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा क्यूआईबीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इम्प्लाइज और शेयर होल्डर कैटेगरीज आया, ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया। हो सकता है क्यूआईबीज के लिए 48% कर दिया गया हो, एनआईबीज के लिए 15% से या फिर 14% कर दिया गया हो, तो 1-2% जो बचता है वो इम्प्लॉयज या फिर शेयर होल्डिंग कैटेगरीज में जाता है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना ये फिक्स्ड है, आप देख लो 50% से ज़्यादा कोई भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कभी भी बिड नहीं कर सकते हैं, ना तो एचएनआईज कभी भी एनआईआई के अंडर 50% से ज़्यादा बिड कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, इसमें ना एक डिफ्रेंसिएशन और किया गया है। ठीक है, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, हम और आप होते हैं, आप कभी भी देखना, जब आप बिड करने के लिए जाओगे, है ना, तो आप कभी भी 2 लाख से ज़्यादा बिड नहीं कर सकते हैं। या फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, जितने लोग 2 लाख से कम का बिड कर रहे हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो भी लोग 2 लाख से एबव, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा, 5 लाख तक या फिर उससे भी लगभग, कभी कभी कुछ कुछ आईपीओस बड़े होते हैं तो वो उसके रिस्पेक्ट में बढ़ा दिया जाता है, बट 5 लाख तक, ठीक है, ये कर सकते हैं। 5 लाख से ऊपर तक कर सकते हैं ये लोग। 2.5 लाख से, मतलब आप ये, सॉरी सॉरी, आप 2.5 लाख प्लस कर लो इसको, ठीक है, 2 लाख से प्लस। अगर इस पे आप जा रहे हो तो आप एनआईआई के या फिर एचएनआई के अंडर में आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जो भी आईपीओ आ रहे हैं उसके अंदर जो भी कोटा डिसाइड किया गया है शेयर अलॉटमेंट का, इस तरीके से किया जाता है। आप 35% में ही, अब आपको लगेगा कि हो सकता है बहुत कम क्वांटिटी आ रहा है 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बट आप देखो कि 1 करोड़ में 35% आपका है, मतलब 35 लाख शेयर आपके पास रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। 15% कितने पास है, एचएनआईज के पास है, मतलब 15 लाख। 50 लाख आपका वो क्यूआईबीज लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है आईपीओज का। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, आईपीओज ना बेसिकली 3 टाइप्स के हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक होता है मेन बोर्ड, ठीक है, दूसरा होता है एसएमई, ठीक है, और भी 3-4 तरीके के हैं, बट ये 2 टाइप के होते हैं, और मैं 2-3 आपको बतला दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये आप टर्म देखोगे तो चाहे कंफ्यूज ना करो टाइप्स ऑफ में। एक होता है डेट, ठीक है, एक होता है इक्विटी, ठीक है, इक्यू। मेन बोर्ड के लिए क्या कैटेगरी है ना, कि आपका जो भी आईपीओ आ रहा है वो 10 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेन बोर्ड के लिए 10 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए। एसएमई के लिए क्या कैटेगरी है कि वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेन बोर्ड और एसएमई में ये डिफरेंस है कि मेन बोर्ड अगर 10 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है ना तो हो सकता है वो 40 करोड़ तक चला जाए, बट एसएमई में ऐसा नहीं है। एसएमई हो सकता है 3 करोड़ का भी हो, 5 करोड़ का भी हो, 6 करोड़ का भी हो, और 10 करोड़ का भी हो, इस तरीके से। डेट वाला जो है, ठीक है, वो एक कैटेगरी है, जब कभी कभी आईपीओज आती है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने डेट को क्लियर करने के लिए आती है। और एक होता है सिर्फ अपने इक्विटी को शेयर करने के लिए आती है, जो कि फ्रेश इशू लेकर के आती है। अब जो उनका डाउट था सिप्रा जी का कि हाँ कभी कभी मेन बोर्ड में जो भी लार्ज पैसा, 1,10,000, 1,00,000, 1,50,000 रुपये ऐसा लगता है, और कुछ क्वांटिटीज में वो लोग सेल नहीं करने देते हैं, एसएमई में करने देते हैं, या फिर एसएमई में नहीं करने देते हैं, मेन बोर्ड में करने देते हैं। वो इसलिए किया जाता है ना कि इसे मेन मेन बोर्ड में, मान लो कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मेन बोर्ड में हर बार ऐसा होगा कि 1,10,000 या 1,15,00,000 का ही आएगा। ठीक है, मान लो कि मेन बोर्ड आईपीओ आपका आ गया 11 करोड़ का ही,
ठीक है, 11 CR का ही आ गया, क्योंकि कैटेगरी क्या है कि 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो फुलफिल कर रहा है। तो हो सकता है 10 करोड़ को 11 करोड़ का जो भी हमारा आईपीओ आने वाला है उसको बहुत लोगों में बांटने के लिए, ठीक है, लॉट साइज बहुत बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, क्यों? ताकि ज्यादा लोगों तक, लॉट साइज बहुत कम कर दिया जाता है ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। ठीक है। अब मान लो ना कि कोई आईपीओ है, 11 करोड़ का आईपीओ साइज है उसका, ठीक है। अब वो सिर्फ हो सकता है कि 10 लाख ही आईपीओ लेकर, 10 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर लेकर के आ रही है। तो 10 लाख तो बहुत कम हो जाता है ना। तो इस वजह से 10 लाख नंबर ऑफ शेयर को ज्यादा लोग ना ले पाए, इस वजह से उसका कैपिंग ना बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं या फिर जो लोग ऐसे हैं जो 1.25 लाख 1.5 लाख लगा सकते हैं वो कर सकें। या फिर एसएमई में ऐसा होता है कि 14,000 15,000 तक कर दिया जाता है। वो इसलिए कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा लोग तक ये आईपीओस पहुंच सके, ज़्यादा लोग इस पर बिड कर सके। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था मेन बोर्ड का और एसएमई का। कोई हार्ड एंड फास्ट ये रूल नहीं है कि आपका मेन बोर्ड हमेशा 1.5 लाख का या फिर 1.25 लाख का आएगा। कभी कभी मेन बोर्ड ऐसा होता है कि वो 25,000 40,000 का भी आ जाता है। और कभी कभी एसएमई में भी इतना ज़्यादा लॉट साइज होता है कि वो 80,000 90,000 तक का चला जाता है। ये आप देखना आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको। तो अभी तक ना आपका जो थियोरेटिकल क्लास था आईपीओ को लेकर के, वो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ करना है वो मैं आपको बतलाऊंगा। बट 2 3 और कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बतला देता हूँ। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन में देखा होगा कि क्यूआईबीज को बहुत फेवर किया जाता है या फिर एनआईआईज को फेवर किया जा रहा है 15% 50% के लिए, और रिटेल के लिए 35% किया जा रहा है। बट रिटेल को भी कुछ फायदा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। जैसे रिटेल क्या कर सकते हैं ना कि मैक्सिमम प्राइस पे बिड कर सकते हैं। आपका जो ये 120 का कैप प्राइस है ना, यहाँ पे जो मैंने 120 का लिखा है, इस जगह पे आप बिड कर सकते हो। जबकि ये अपॉर्चुनिटी ना तो क्यूआईबीज को दिया जाता है और ना एनआईबीज को दिया जाता है। वो लोग मैक्सिमम प्राइस पे बिड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज कि आप अपना बिड को ना रिवाइज कर सकते हैं क्लोज होने से पहले। ठीक है, मान लो कि आपने एक लॉट के लिए किया, अब आपको मन है कि 2 लॉट करना, तो आप 2 लॉट कर सकते हैं। बट ये ऑप्शन ना तो एनआईबीज को दिया जाता है ना तो क्यूआईबीज को दिया जाता है। वो सिर्फ वन टाइम ही अपना बिड सबमिट कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये आपका ना प्रॉपर अभी तक का जो भी थियोरेटिकल हो सकता है, मैंने कोशिश किया कि जितना चीज़ इसमें बताया जा सकता है बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आईपीओ में हम पैसा लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ देखना रहता है हमको उसमें। ठीक है। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप अगर पेन कॉपी लेके बैठे हो, क्योंकि मेरे पास 10 12 पॉइंट होंगे, मैं वो लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। वो आप लिखते जाना और मैं बतलाते जाऊंगा कि उसको कैसे देखना है आईपीओ में बिड करने से पहले। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है। जैसे बिड्स के सेक्शन में आईपीओ, आपके जीरोधा अकाउंट में जब यहाँ पे आओगे ना बिड्स के सेक्शन में, तो आपको दिखलाएगा कि कौन कौन सा आईपीओ लाइव है अभी या फिर अपकमिंग कौन सा आईपीओ है। ठीक है। अब मान लो ना कि ये एक आईपीओ है आइडेंटिक्स करके। ठीक है, इस पे आपको बिड करना है। ठीक। तो अब बिड करने में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, हमको इसमें बिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारा चीज़ हम करेंगे। बट पहले एक बार देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान लो हम अप्लाई पे आए यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो कट ऑफ प्राइस आपका है, जैसे देखो, आपने जब कट ऑफ प्राइस पे टाइप किया, ठीक है, इसका इशू प्राइस देखो क्या लिखा है, 51 से 54 यहाँ पे ये प्राइस बैंड दिया गया है। ठीक है। आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर 54 रुपया पे बिड कर सकते हो, बट एच एन आईज और क्यू आई बीज ना 54 पे बिड नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे कट ऑफ प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हो, जो भी रेंज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। बट आप एक पॉइंट नोट डाउन कर लो कि आप जब भी करना यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ प्राइस पे ही करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो आईपीओ मान लो 51 रुपीज का है, ठीक है, आपने 51 रुपीज पे इसको बिड कर दिया। ठीक है। अब हो सकता है ना कि आईपीओ 52 रुपीज पे लिस्ट हो गया हो। ठीक है, लिस्ट हो।
तो आपका जो 51 रुपीज़ का प्राइस है ना, इस वजह से आपको आईपीओ अलॉट नहीं होगा। ठीक है। और अगर आपने मान लो ना 54 रुपीज़ पे किया, ये तो मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर मान लो आईपीओ 53 रुपये पे भी लिस्ट हो रहा है, तो आपका आईपीओ लगने का चांसेस बढ़ जाता है इस जगह पे। ठीक है। 54 मैक्सिमम प्राइस पे अगर आप कर रहे हो, तो आईपीओ मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आप कट ऑफ प्राइस को यहाँ पे टैप करके चेंज कर सकते हो, अगर आपके पास फंड कम है। कभी कभी ऐसा होता है कि फंड कम की वजह से करना पड़ता है, तो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस चेंज करके कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सजेशन लोगे, तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही करना। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस सेट करके आप अपना यूपीआई आईडी दे दो, सबमिट कर दो, ये सब चीज़ तो आप लोग कर ही लोगे। बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं दिया गया है। ठीक है। अब मैं आपको बतलाता हूँ ना कि और बाकी चीज़ें कहाँ से देखनी है। ठीक है। देखो, दो तीन जगह है, ठीक है, आपको देखने का। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ से आपको बेटर लगेगा। जैसे अ, आप देख लो ना, ये निफ्टी 50 का, ये निफ्टी ट्रेडर का वेबसाइट है। ठीक है। आप होम पेज पे यहाँ पे रहोगे, आप एकदम नीचे आ जाओ, यहाँ पे अपकमिंग आईपीओज दिखाता है। ठीक। आप अपकमिंग आईपीओज में टैप करो। ठीक। आपको जो भी आईपीओज आने वाले हैं अभी टाइम में, जैसे फैब इंडिया, बोट आईपीओ, ओयो का, बजाज एनर्जी का, वो सारा यहाँ पे दिखाता है। ठीक। अब यहाँ पर येट टू अनाउंस है, और एक है अनाउंस्ड आईपीओ, जो कि आईपीओ अनाउंस हो चुका है। ठीक है। तो हम अनाउंस्ड आईपीओ पे जाते हैं, क्योंकि अब तो ये आने वाला है। ठीक है। तो ये कैसे चेक करना है, चलो मैं इसी को बताता हूँ, मान लो, लेकिन इस पर तो प्राइस अभी सेट नहीं किया है। अनाउंस्ड आईपीओ में देखते हैं, ठीक है, कौन सा आईपीओ भी अनाउंस किया जा चुका है। इस पर हम टैप करेंगे। अब देखो, आईपीओ का डेट यहाँ दिया है ना, 28 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक, इतने तारीख तक आईपीओ खुला रहेगा। आप इतने टाइम तक ही आईपीओ में एप्लीकेशन दे सकते हो। लिस्टिंग का डेट है आपका 7। ठीक है। फीस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू ना एक फंडामेंटल, जिसमें आपको अभी बताऊंगा अभी, बट ये मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि फिर आगे कंफ्यूज ना करो आप। फेस वैल्यू क्या होता है ना, जब भी कोई कंपनी स्टार्टिंग में जब एकदम स्टार्टिंग है, जो मैं आपको प्रोमोटर्स के टाइम पे बताया था कि हाँ कंपनी आई है ये, ठीक है, उस टाइम पे ना एक अमाउंट सेट कर दिया जाता है। जैसे मान लो ना कि कंपनी, सॉरी, क्या हो गया ये, सॉरी वो डिस्टर्ब हो गया था। जैसे मान लो कि कंपनी प्रोमोटर्स के स्टेक पे है अभी। ठीक है। अब कंपनी ना सबसे पहले बार जो उसका एक शेयर का प्राइस होगा, ठीक है, एक शेयर का प्राइस जो होगा कंपनी का, ठीक है, वो जब डिसाइड किया जाता है ना, उसी को फेस वैल्यू बोला जाता है। और कभी भी आप जब डिविडेंट देखोगे, आपको जब डिविडेंट आता होगा, तो आप हमेशा देखना है कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, उस अकॉर्डिंग ही आता है। तो डिविडेंट हमेशा फेस वैल्यू पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है। तो प्रोमोटर्स के टाइम पे सारे शेयर्स, जैसे मान लो ना कि अभी मैंने यहाँ बताया ना कि 1 करोड़ शेयर यहाँ पे इनको लाना है। ठीक है। 1 करोड़ शेयर ये लेकर के आना चाहते हैं, और वो 1 करोड़ शेयर का वैल्यू कितना है, 200 करोड़ रुपया। ठीक है। तो अगर पूरे कंपनी का वैल्यूएशन हम लगाते हैं 1000 करोड़ पे, ठीक है, अगर हम पूरा कंपनी का वैल्यूएशन लगाते हैं 1000 करोड़ पे, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 5 करोड़ शेयर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो इसका मतलब 4 करोड़ शेयर, ठीक है, 4 CR शेयर अभी भी प्रोमोटर्स के पास है। ठीक है। अगर एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा गया है उस टाइम पे, ठीक है, तो फिर कंपनी का जैसे एक 10 रुपया रखा गया है कंपनी के उस टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये अभी आईपीओ से आप रिलेट मत करना, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो उस टाइम पे कंपनी का क्या हो गया कि जो प्रोमोटर्स होंगे उनका वैल्यू क्या था, 40 करोड़ रुपया का था। ठीक है। 40 करोड़ रुपया का उस टाइम जब कंपनी उन्होंने स्टार्ट किया था तब वैल्यू था उनका। बट अब जब कंपनी 5 साल 10 साल चल चुकी है, ठीक है, अब इनका वैल्यूएशन 1 करोड़ शेयर का, ठीक है, 200 करोड़ रुपया लग चुका है। ठीक है। तो 4 करोड़ शेयर का, ठीक है, ये वैल्यूएशन 1000 करोड़ हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है। तो फेस वैल्यू उस चीज को डिसाइड करता है कि स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड में एक शेयर का प्राइस क्या था। अभी मैंने आपको बताया था ना, इशू प्राइस जो बैंड दिया जाता है 91 से 96 रुपीज,
लॉट साइज क्या है, 1200 शेयर का है लॉट साइज, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा आपको, एक देखिए, जैसा ही मैंने बताया था ना, एसएमई और मेन बोर्ड, कभी भी ऐसा हो सकता है कि एसएमई भी आपका 1,15,000 का चला जाता है, कभी कभी मेन बोर्ड भी होता है कि वो 1,50,000 का चला जाता है, या फिर मेन बोर्ड 24-25 हज़ार का भी आ जाता है। तो ये चीज़ था। इशू साइज कितने का है, आप देखो 31 करोड़ का है, ठीक है। अब देखो फ्रेश इशू कंपनी का शेयर किया गया है 31 करोड़ का। अब ये सब तो सब बता चुका हूँ, आप नीचे आना यहाँ पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन में कि ये जो कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, ये क्या करती है, किस टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये क्राफ्ट पेपर करती है, ठीक है। सेम वही पेपर बैग लेकर के आती है, ट्यूब क्राफ्ट पेपर करती है, ठीक है। क्या कंपटीशन है इसका मार्केट में, ठीक है। ये सारा चीज़, इसमें सारा चीज़ दिया रहेगा आपका कि कंपनी अपना पैसा का, जैसे मान लो कंपनी का क्या प्रोज है, क्या फायदा है, ग्रोइंग इंडस्ट्री डिमांड है, क्या इसका नुकसान है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, सारा चीज इसमें लिखा रहेगा। जो मैंने आपको बताया था ना कि एक RH रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, ये जितना भी डिटेल्स है ना आपका, सिर्फ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस से ही निकाल के यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप इस जगह पर भी आ करके एक बार देख सकते हो कि कंपनीज किस तरह का परफॉर्म कर रही है, जो भी आईपीओ लेकर के आएगी वो क्यों लेकर के आ रही है। देखो यहाँ पे यूज, तो जैसे मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर के होता है। फिर डेप्थ रिडक्शन, जो भी उन डेट डेट लेके रखे हैं उसको क्लियर करने के लिए होता है। टेक्नोलॉजीज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था, हो सकता है उनको वेयर हाउस खोलना होगा, या फिर स्टाफ को सैलरीज, स्टाफ इंक्रीज करना होगा, वो सब चीज़ों को लेकर के। तो ये आईपीओ किस लिए आना चाह रही है, ये यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अगर किसी आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ ये दिया रहेगा ना कि ये डेट रिडक्शन करने के लिए लेकर के आ रही है, डेट चुकाने के लिए लेकर के आ रही है, तो वैसे आईपीओ को आप अवॉइड करना, बिड करना, क्योंकि वो पैसा आपका सिर्फ डेट में जाएगा, कंपनी के एक्सपेंशन में नहीं जाने वाला है। दूसरा एक और आईपीओ होता है जिसको हम बोलते हैं ना, वो आईपीओ जब आता है तो उसको बोलते हैं ओएफएस, ठीक है। ओएफएस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये अगर कोई आईपीओ के पास आपका ऑफर फॉर सेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ये जानना कि ये जो भी पैसा जनरेट करेगी आईपीओ के थ्रू, ये पूरा का पूरा पैसा ना वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं ना या जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास जाएगा, ठीक है। वो अपना इक्विटी डाइल्यूट करके वो पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, ना तो ये कंपनी के एक्सपेंशन में जाने वाला है, ना तो डेट क्लियरेंस में जाने वाला है, ना तो और भी टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने के लिए जाने वाला है। ओएफएस ओनली फॉर सेल, ये उसी कंपनी में उस आईपीओ को लेकर के आता है जब वो फंड सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर्स और क्या बोलते हैं इन्वेस्टर्स को देने के लिए लेकर के आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ना दो तीन चीज बताया, एक अगर डेट के लिए आ रही हो तो वो आपको नहीं करना है, ठीक तो है। सर ऐसे केस में तो जो आपने डेप बताया, ओएफएस बताया, ऐसे केस में अगर हमें डिटेल मिल जाती है आईपीओ बिड करने के टाइम हम्म। किसी आईपीओ के अंदर, तो वहां तो बिडिंग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माइनस में खुलने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसके, तो हाँ, अगर जेएमपी नहीं डेट, बढ़ती। अगर सिर्फ डेट के लिए लेकर के वो आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली जी। वो हो सकता है कि माइनस में ही लिस्टिंग होगी, ठीक है। बट आप देखे होगे पास्ट, अभी पिछले 1 साल में कितने भी आईपीओ किसी भी टाइप के आ रहे थे वो पॉजिटिव ही लिस्ट हो रहे थे, ठीक है। तो वो सर एक, लेकिन अभी तो माइनस में ही लिस्ट हो रहे हैं जब से तो ये अभी मार्केट लिस्ट गिरा हुआ है। मैं वही बता रहा दो हूँ, तीन। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे डेट का अगर कोई भी आईपीओ आने वाला है, ठीक है, आप पैरेलली ये भी देखोगे, ठीक है, डेट के साथ साथ कि अभी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ठीक है। अगर ओवरऑल हम्म। मार्केट आपका प्रॉपर बुलिश चल रहा है पिछले 8 दिन 10 दिन या एक महीने से, जैसे अभी प्रॉपर हम्म। मार्केट ना हम्म। 6 महीने से बेयरिश चल रहा था, तो अभी ये भी हो हम्म। सकता है कि कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही होगी, हो सकता है कि बहुत प्रॉफिटेबल उसका कंपनी भी इम्पैक्ट भी होगी। पड़ ही जाता है। हाँ, हम्म। तो भी वो हो सकता है कि लिस्टिंग गेन उतना ना दे। अच्छा, मैंने आपको लिस्टिंग गेन भी एक छूट गया टॉपिक, मैं वो बताऊंगा जिस लिस्टिंग प्राइस गेन भी, पे। जेएमपी भी सर। हाँ, वो मैं आऊँगा, जीएमपी पे अभी आने वाला हूँ मैं। तो जिस प्राइस पे ना आईपीओ लिस्ट होती है, जैसे मान लो ना कि मैंने आपको बताया अभी 200 से 220 रुपया के अराउंड पे वो प्राइस बैंड रेडी रखा गया है। अब मान लो ना कि आईपीओ लिस्ट हो रही है आपका 250 रुपीज पे, ठीक है। तो जितना परसेंट से इंक्रीज होता है ना आपका प्रॉफिट,
या गेन, ठीक है, जैसे 30 रुपीज इंक्रीज हुआ तो आप उसका परसेंटेज निकाल लो, वो आपका लिस्टिंग गेन होता है। और जिस प्राइस पे आईपीओ लिस्ट होता है उसको लिस्टिंग प्राइस बोला जाता है, ठीक है। ये एक छोटा सा चीज था, वो मिस हो गया था। तो पहला चीज कि डेट कंपनी रिडक्शन के लिए ना ला रही हो, सिर्फ और सिर्फ आईपीओ डेट रिडक्शन के लिए ना ला रही हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि आपको कंपनी का ना 3 साल का प्रॉफिट चेक करना है, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो आप मार्च 2022, मार्च 2023, अब मार्च 2024, ठीक है। कम से कम आपको कंपनी का 3 साल का जो भी उसका हिस्ट्री है वो चेक करना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसका एसेट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और नेट रेवेन्यू क्या है उसका। ये एक पैराग्राफ, ये ग्राफ आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, और ये ग्राफ आपको ना जीरोधा में भी दिख जाएगा, वो भी मैं बता देता हूँ। बट आप कैसे चेक करना है, देख लो, ये जो ब्लू बार है वो आपका रेवेन्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो आपका 2022 में रेवेन्यू कितना था, 89 करोड़ रुपीज था, ठीक है। 2023 में 91 था, 2024 में 96 करोड़ आ गया। तो मेरे को ये तो डिसाइड हो गया कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज क्या देखना है मेरे को, कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो आप देखो 2022 में, ये हो सकता है थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, आप उस टाइम पे देखना, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 0.76 लाख, ठीक है, मतलब 76 लाख का प्रॉफिट इसको 2022 में हुआ था। फिर 2023 में इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, मात्र और मात्र 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था इनको। प्रॉफिट आफ्टर, जो पैट बोलते हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखना है आपको, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद आपका मार्च 2024 में क्या हो गया, 2 करोड़ 78 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को मार्च 2024 में। और अभी तक सितंबर 2024 तक का ये डेटा दिया है, ठीक है। सितंबर 2024 तक इस कंपनी को 3 करोड़ 62 82 लाख का 82 लैक्स का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो कंपनी तो चलो पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म कर रही है, साथ में एसेट भी ग्रो हो रहे हैं इनके, ऐसा नहीं कि कम होते जा रहे हैं। 27 करोड़ थे आपके 22 में, फिर 23 में आपका 29 हुए, 24 में आपका 32, और फिर सितंबर 2024 में आपका 37 करोड़ के हो गए। तो एसेट भी ग्रो कर रहे हैं, रेवेन्यू भी ग्रो कर रहे हैं, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था कि रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस देखना है। बट ये आपका रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस ही है, एक तरीके से सारा चीज वहीं से निकाला गया है, ठीक है।